स्वागत है अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर देश दुनिया की ताजा बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे किसानों के आंदोलन को लेकर क्या कुछ नई जानकारी सामने आई है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें दोस्तों भारतीय किसान यूनियन की तरफ से 5 सितंबर को बुलाए गए महापंचायत को लेकर टिकैत ने अन्य संगठनों को भी न्योता देने के लिए उनके पास पहुंचे हैं। और इसी के साथ में आपको बताएंगे कृषि कानून के विरोध में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी निकाली गई बाइक रैली, और इसी के साथ में जल सत्याग्रह कर रहे किसानों में से 2 किसानों की तबीयत बिगड़ गई। साथ ही साथ चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर बीजेपी के सांसद संजीव बालियान के बयान को लेकर नरेश टिकैत ने दिया है करारा जवाब। इसी के साथ चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बताएंगे कि देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा पॉपुलर मुख्यमंत्री कौन है। 11 में से केवल 2 बीजेपी के नेता हैं, यानी 2 बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। कौन है वो, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में दोस्तों चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी का झंडा देश के झंडे से ऊपर लगा हुआ था। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने राजद्रोह का मामला दर्ज कराया है। इसी के साथ चलेंगे और भी बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी के भाषण को जनता ने पूरी तरह से बेकार और फालतू बताया है। दोस्तों इसी के साथ एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के अंदर चल रहे किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं और सफलता की कामना करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि 26 अगस्त को दिल्ली किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे होने जा रहे हैं, और इस पूरे मामले को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा राष्ट्रीय सम्मेलन करेगा। दरअसल दोस्तों इतनी बड़ी संख्या में किसानों का विरोध दस्तूर जारी है, और ऐसे में 9 महीने पूरे होने जा रहे हैं, जिसको लेकर मोर्चा ने फैसला लिया है। वहीं पर आपको बताते चले कि मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन की तरफ से जल सत्याग्रह किया जा रहा है, जिसमें 2 किसानों की तबीयत बिगड़ने की खबरें सामने आई है। आपको बता दें कि किसानों की समस्या को लेकर हरदोई लखीमपुर बॉर्डर पर गोमती नदी में भारतीय किसान यूनियन अवध के नेताओं सहित क्षेत्र के तमाम किसानों ने 12 अगस्त से जल सत्याग्रह करना शुरू कर दिया है। और इस दौरान 4 दिन पूरा होने के बाद भी प्रशासन अभी तक मूक दर्शक बना हुआ है, जिसके कारण इतने दिनों से चल रहे सत्याग्रह के कारण 2 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उनको अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर महापंचायत में आने का न्योता दे गए टिकैत। आपको बताते चले दोस्तों कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने नानक मत्ता में किसानों को संबोधित करते हुए किसान आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर की महापंचायत में पहुंचने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून पर नरेंद्र मोदी सरकार अड़ियल रुख अपनाए हुए है, एमएसपी की गारंटी पर कानून लाने के लिए तैयार नहीं है। अब आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मुजफ्फरनगर के अंदर महापंचायत में इस पर निर्णय लिया जाएगा। टिकैत ने कहा कि तराई में किसानों की तीसरी पीढ़ी से जमीनें छीनने की कोशिश की जा रही है, हम इसे बिल्कुल भी पूरा होने नहीं देंगे। और इसी के साथ में उन्होंने किसानों को बड़ी संख्या में महापंचायत में आने के लिए कहा है। आपको बता दें कि किसानों की महापंचायत की तैयारी भारतीय किसान यूनियन टिकैत की तरफ से लगातार किया जा रहा है। और ऐसे में दोस्तों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और देश के तमाम क्षेत्रों से किसान बड़ी संख्या में इस महापंचायत में पहुँचने जा रहे हैं। इसको लेकर टिकैत ने जानकारी दी है। इसी के साथ में बताते चले कि कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने निकाली बाइक रैली, डीएम को सौंपा ज्ञापन। दरअसल दोस्तों ये मामला है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का, जहां पर राष्ट्रीय किसान मोर्चा के नेतृत्व में किए गए आंदोलन के माध्यम से सरकार को बार बार ज्ञापन सौंपा जा रहा है। किसानों का कहना है कि फिर भी सरकार किसान विरोधी तीनों कृषि कानून को वापस लेने को तैयार नहीं है, जिसके विरोध में राष्ट्रीय किसान मोर्चा लगातार विरोध प्रदर्शन करता जा रहा है। डीएम से लेकर राष्ट्रपति तक को ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन के लिए अच्छी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के अंदर भी ये आंदोलन काफी मजबूत होता दिखाई दे रहा है। और एक और अपडेट की माने तो एबीपी न्यूज की तरफ से कराए गए पोल में पूछा गया कि क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले पर दिए गए भाषण को लेकर सहमति जाहिर करते हैं, तो 56% लोगों ने प्रधानमंत्री के भाषण को बेकार बताते हुए नकार दिया। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री के संबोधन पर एबीपी न्यूज की तरफ से राय मांगी गई। पोल में प्रधानमंत्री के संबोधन को 10 में से कितने नंबर दोगे, ये पूछा गया, जिसमें से 56% लोगों ने प्रधानमंत्री को 0 से लेकर 4 तक के बीच के अंक दिए हैं। वहीं पर 36% लोगों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को 8 से 10 नंबर दिए हैं। इसी के साथ में आपको बताते चले कि जब इस तरह के रिजल्ट सामने आते हैं, उसके बाद कोई भी न्यूज चैनल दिखाने को तैयार नहीं होता। दरअसल दोस्तों इन्हीं न्यूज चैनल की तरफ से मीडिया में बीजेपी के माहौल बनाने के लिए किस तरह की चीजें की जाती है आप लोग जानते ही हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जब भी सवाल पूछा जाएगा, इसी तरह का जवाब जनता देती है, जिसके बाद आप समझ सकते हैं कि आखिर जनता के जवाब को किस तरह से दबाया जाता है मीडिया में। और एक और अपडेट की माने तो मंत्री संजीव बालियान बोले, कहा जिले में चाहिए कानून का राज, कप्तान साहब कार्रवाई कर लो या फिर रास्ते से हट जाओ। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि हम इतने कमजोर नहीं हैं, हमें किसी एक व्यक्ति के कहने पर कोई गांव में जाने से नहीं रोक सकता। संवैधानिक मजबूरी ना होती तो हमारे सामने बोल नहीं पाते। आपको बता दें कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के गांव बीजेपी के नेता पहुंचे थे, जिनका जमकर विरोध हुआ था। यहां तक कि काले झंडे दिखाते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। बाद में गाड़ी पर कालीक भी पोत दी गई थी, जिसको लेकर संजीव बालियान ने प्रशासन से कह दिया कि मामला दर्ज करिए या फिर सामने से हट जाइए। यानी दोस्तों आप समझ सकते हैं किस तरह का बयान उनकी तरफ से दिया गया, जिसको
इसको लेकर नरेश टिकैत ने भी करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि नरेश टिकैत ने भी संजीव बालियान के बयान पर कड़ी आलोचना की है और इसे बेकार बयान बताते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा नेता गाँव में न आए। इसके जवाब में संजीव बालियान ने साफ कह दिया कि बीजेपी कार्यकर्ता कमजोर नहीं है, उन्हें गाँव में जाने से कोई रोक नहीं सकता। इसी के साथ में आपको बताते चले कि नरेश टिकैत ने भी कह दिया कि पैर चलने के लिए होते हैं, उड़ने के लिए नहीं होते। यानी कुल मिलाकर उनका सीधा निशाना संजीव बालियान पर था। आप देखते हैं मुजफ्फरनगर के अंदर किसानों के आगे पंचायत होने वाली है और इस बीच भारतीय जनता पार्टी भी अपना चौपाल करने वाली है। किस तरह के माहौल मुजफ्फरनगर में होता है दोस्तों, आप तक सारी बड़ी अपडेट आगे पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर महंगे पेट्रोल डीजल के लिए यूपीए जिम्मेदार। निर्मला सीतारमन बोली, कहा लगभग 1.5 लाख करोड़ का बोझ हम पर छोड़कर गई थी यूपीए सरकार, जिसको चुकाते चुकाते आज इतने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब पेट्रोल डीजल के दाम 2 महीने पहले कम हुआ करते थे, तब अचानक से आखिर क्यों बढ़ गए हैं? क्या इसके लिए भी यूपीए जिम्मेदार है? वित्त मंत्री की माने तो यूपीए ही जिम्मेदार है, यानी कांग्रेस पार्टी की पुरानी सरकार जिम्मेदार है। इस पर आप लोग की जो कुछ राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, क्योंकि बीजेपी के नेता यूपीए सरकार तो अभी 2011-13 में हुआ करती थी, लेकिन बीजेपी के नेता तो 1947 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिए गए बयान को जिम्मेदार बता देते हैं। और एक और अपडेट की माने तो पेगासस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग, पुरानी याचिका खुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आरएसएस के पूर्व प्रचारक गोविंदाचार्य। दरअसल दोस्तों आरएसएस के पूर्व विचारक के.एन. गोविंदाचार्य ने अपनी ताजा याचिका में भारत में पेगासस के उपयोग का दायरा और इसके लिए जिम्मेदार संस्थानों का पता लगाने के लिए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने जासूसी के कथित आरोप पर फेसबुक, व्हाट्सएप और एनएसओ समूह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है और इसी के साथ में पूरे मामले की जांच कराने के लिए कहा गया है। एनआईए से जांच कराने की मांग की गई है। बीजेपी के नेता जहां पर इस पूरे मामले को लेकर कहते हैं कि ये कोई बड़ी घटना नहीं है और इसके पीछे सरकार का हाथ नहीं है, वहीं पर दूसरी ओर आरएसएस के पूर्व विचारक ही इस तरह से सवाल खड़े करते हैं। और एक और अपडेट की माने तो भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलर मुख्यमंत्री कौन है, इसको लेकर सवाल जरूर पूछे गए, जिस पर जवाब भी सामने आया है। आपको बताते चले कि सबसे ज्यादा पॉपुलर बताए जा रहे हैं एमके स्टालिन। तमिलनाडु में 42% लोग उनको पसंद करते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर है नवीन पटनायक। उनको 38% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे बेस्ट मानते हैं, जबकि पिनरई विजयन जो केरला के मुख्यमंत्री हैं उनको 35% लोग सबसे पॉपुलर बताते हैं, जबकि उद्धव ठाकरे को 31% लोग महाराष्ट्र के अंदर सबसे अच्छा मुख्यमंत्री बता रहे हैं। वहीं पर ममता बनर्जी को 30% लोग पश्चिम बंगाल के अंदर अच्छा मुख्यमंत्री बता रहे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा को 29% लोग असम के अच्छा मुख्यमंत्री बताते हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में 29% लोग अच्छा मुख्यमंत्री बता रहे हैं। अशोक गहलोत को 22%, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल का नंबर आता है। हेमंत सोरेन और भूपेश बघेल का नाम सामने आता है। आपको बताते चले कि 11 में से केवल बीजेपी के 2 नेता है जो इस 11 नेताओं की लिस्ट में शामिल है। एक और अपडेट की माने तो स्वतंत्रता दिवस पर आगर में तिरंगा झंडा से ऊपर बीजेपी का झंडा लगा हुआ दिखाई दिया, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने राजद्रोह का मामला दर्ज कराने की मांग की है। आपको बताते चले दोस्तों की देश भर के अंदर आजादी का जश्न मनाया गया, जगह जगह तिरंगे फहराए गए, लेकिन इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला मुख्यालय पर ध्वजारोहण के दौरान विवाद की स्थिति पैदा हो गई। दरअसल ध्वजारोहण के बाद यह देखा गया कि भवन पर तिरंगे से ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा था। कुछ पत्रकारों ने इसका विरोध भी किया तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है। वहीं पर एक और अपडेट की माने तो अफगानिस्तान पर तालिबानियों के कब्जे को लेकर चीन पाकिस्तान इसे अपने जीत की तरह देख रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मौन बैठे हुए हैं। पप्पू यादव ने यह सवाल खड़ा किया है। आपको बताते चले कि अफगानिस्तान में चल रहे सत्ता परिवर्तन के खेल पर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भारत सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं और केंद्र सरकार को कमजोर नेतृत्व वाला करार दे दिया है। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने ट्विटर के जरिए लिखा है कि हमारा भरोसेमंद पड़ोसी मित्र देश अफगानिस्तान आतंकी तालिबान के जरिए पाकिस्तान और चीन के हाथों में चला गया है। वही इस मुद्दे पर भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सब मौन साधे हुए बैठे हैं। पप्पू यादव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि इतना कमजोर नेतृत्व और इतनी सड़ी हुई विदेश नीति कभी नहीं देखी। इसके साथ ही बांग्लादेश के निर्माण के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योगदान की चर्चा करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि झूठ और साजिश से फुर्सत मिले तब ये प्रधानमंत्री कुछ काम करे। जुमलों के विश्व गुरु को इंदिरा जी से सीखना चाहिए, बांग्लादेश का इतिहास पढ़ाना जरूरी चाहिए। और एक और अपडेट की माने तो पंजाब सीएम की अपील, गुरुद्वारे में फंसे 200 सिखों को निकाला जाए, सरकार से ये मांग की गई है। तालिबान शासन हमारे लिए ठीक नहीं है। कुल मिलाकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये मांग की है। देखते हैं भारत सरकार इस पर कब फैसला लेती है। और एक और जानकारी की माने तो सवाल ये खड़ा होता था कि देश भर के अंदर जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, देश के सभी नागरिकों को काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी का खुलकर सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करते करते इतने ज्यादा खो जाते हैं कि पता भी नहीं चलता कि आखिर क्या बोल रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के कई सारे समर्थक कहते हैं कि 200, 500, 1000 रुपए का भी पेट्रोल होगा तो खरीदेंगे नरेंद्र मोदी का, लेकिन समर्थन करेंगे। और एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता के
कार्यक्रम में पेट्रोल डब्बे में भरकर रखा गया और जिसके बाद कार्यकर्ताओं में सबको बांटा गया, जिस पर पूर्व IAS अधिकारी ने तंज कसा है। आपको बताते चले कि इस पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन भक्तों को 200 रुपए प्रति लीटर भी पेट्रोल से कोई फर्क नहीं पड़ता, वे आज पेट्रोल की एक एक बोतल को लेने के लिए मरने और मारने पर उतारू है। बीजेपी के अमृत महोत्सव में भीड़ जुटाने के लिए पेट्रोल की बोतल फ्री में देने का लालच दिया गया। कौशाम्बी का ये दृश्य है। बीजेपी के दुर्दिन शुरू हो गए हैं। और एक और अपडेट की माने तो भाजपा के सांसद बोले, कहा चीन और पाकिस्तान के दम पर भारत पर हमला करेगा तालिबान। पत्रकार ने पूछा मोदी जी का क्या कहना है। इसी के साथ में आपको बताते चले, जंतर मंतर पर नारेबाजी के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और अन्य आरोपियों के बीच में संबंध के साक्ष्य मिले हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी है। बीते 8 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत जोड़ो आंदोलन के दौरान मुस्लिम विरोधी नारे लगाए जाने के मामले को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन बीजेपी नेता को जमानत मिल गई थी। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने कहा है कि उनके पास पूरे एविडेंस मौजूद है, जल्द ही और ज्यादा सख्त सजा दिलवाया जाएगा। और एक और अपडेट की माने तो असम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और पूर्व सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़ी, TMC में शामिल हो गए। सिलचर से सांसद रही सुष्मिता देव ने 15 अगस्त को पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया था। अपने त्याग पत्र में उन्होंने पार्टी छोड़ने के कारण का उल्लेख नहीं किया था। सोमवार को कोलकाता में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उनको तृणमूल कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है और राज्यसभा की सीट भी दी जा सकती है। एक और अपडेट की माने तो हेमंत असम के इतिहास के सबसे सांप्रदायिक और विभाजनकारी मुख्यमंत्री है। अखिल गोगोई ने बयान दिया है। असम विधानसभा में गौ संरक्षण विधेयक पारित किए जाने के मुद्दे को लेकर हिंदू, जैन और सिख बाहुल्य इलाके में गौमांस न खाने वाले अन्य समुदाय क्षेत्रों में गौमांस की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है। इसको लेकर अखिल गोगोई ने बयान देते हुए कहा कि हेमंत बिस्व शर्मा इतिहास के सबसे सांप्रदायिक और विभाजनकारी मुख्यमंत्री है। एक और अपडेट की माने तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति गनी नोटों से भरे 4 कार और एक हेलीकॉप्टर लेकर भागे। काबुल में रूसी दूतावास ने किया है बड़ा खुलासा। एक और अपडेट की माने तो तालिबान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा है। अफगानिस्तान के मसले पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। आपको बता दें कि तालिबान ने रविवार को राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। उसके बाद सोमवार को भी कई क्षेत्रों के अंदर नियंत्रण दिखाए गए। यहाँ तक कि भयावह स्थिति पूरे अफगानिस्तान में देखने को मिल रही है। लोग प्लेन पर चढ़ने के लिए मारामारी कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, तालिबान के नियंत्रण को लेकर चीन और पाकिस्तान की तरफ से 2 रिस्पॉन्स सामने आए हैं। चीन ने जहाँ पर एक और तालिबान को रिकॉग्नाइज करने यानी तालिबान को असली सरकार मानने की तैयारी कर ली है, वहीं पर दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का भी अजीबोगरीब बयान आया है। उन्होंने इस मसले पर कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा है, लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी देश को संबोधित किया जाएगा। तालिबान के मुद्दे को लेकर क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फैसला लिया जाएगा, इसकी अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। वहीं पर आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राखी बांधकर उपहार में नियुक्ति पत्र मांगेगी चयनित शिक्षिकाएं। और इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें अफगानिस्तान की स्थिति पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक एंटोनियो गुटेरेस ने तालिबान से संयम बरतने की अपील की है। और एक और अपडेट की माने दोस्तों तो उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर एक्शन में मायावती BSP ने किया 4 प्रवक्ताओं के नाम का ऐलान। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले मायावती और उनकी पार्टी अब फुल एक्शन में है। BSP ने 4 प्रवक्ताओं के नाम का ऐलान किया है। मायावती की पार्टी में प्रवक्ता का होना किसी अजूबे से कम नहीं है। मायावती के अलावा किसी को मीडिया में आकर BSP की बात कहने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन अब पार्टी ने 4 प्रवक्ताओं का नाम आगे किया है, जिसमें धर्मवीर चौधरी, MH खान, सुधींद्र भदौड़िया और फैजान खान का नाम सबसे आगे किया गया है। चौधरी गाजियाबाद के रहने वाले हैं और जाट बिरादरी से आते हैं। फैजान खान एक युवा नेता है और गाजीपुर जिले में रहने वाले हैं, जबकि MH खान और सुधींद्र भदौड़िया पहले भी टीवी चैनल पर डिबेट में नजर आते थे। और एक और अपडेट की माने तो पेगासस मामले पर समिति को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बिल्ली दूध की रखवाली करे, ये कितना उचित है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने पेगासस मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए समिति गठन करने के संबंधित केंद्र सरकार के हलफनामे को लेकर सोमवार को उस पर निशाना साधा और सवाल किया कि बिल्ली क्या दूध की रखवाली कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को ये बताना चाहिए कि क्या उनकी सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर को खरीदा था। केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि पेगासस जासूसी के आरोप के मामले में कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है। प्रधान न्यायाधीश NV रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की 3 सदस्यीय पीठ ने इस बात पर चर्चा की है और क्या इस मामले में कुछ और फैसले लिए जाएंगे, इसकी जो भी जानकारी आएगी अब तक लगातार पहुंचाएंगे। एक और अपडेट की माने तो बाढ़ की आड़ में घिनौनी राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मायावती की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं। वहीं पर दोस्तों बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा आज से शुरू होने वाली है। ग्वालियर में देवास में सिंधिया करेंगे नेतृत्व। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त केंद्रीय मंत्रियों की आशीर्वाद यात्राएं आज से प्रारंभ हो रही है। इन यात्राओं के माध्यम से केंद्रीय मंत्री केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याण योजनाओं को लेकर विभिन्न आयोजनों के माध्यम से
जनता तक पहुंचेगी। इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री SPS बघेल आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे। और एक और अपडेट की माने तो OBC आरक्षण पर शरद पवार की मोदी को खरी केंद्र के खिलाफ जनमत तैयार करेंगे, ये ऐलान किया है। दरअसल दोस्तों एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार ने OBC आरक्षण के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने राज्यों को OBC आरक्षण के मुद्दे में लिस्ट बनाने के लिए कहा था। इससे कई लोगों को लग रहा था कि राज्य सरकार आरक्षण दे सकती है। इसके जरिए केंद्र और आम जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। पवार ने कहा कि अदालत ने इससे पहले आरक्षण से जुड़ा एक अहम फैसला दिया था, जिसमें कहा गया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अब जो केंद्र सरकार ने भूमिका ली है कि राज्य सरकार OBC की लिस्ट बनाकर अपने स्तर पर आरक्षण का निर्णय ले सकती है, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि लगभग सभी राज्यों में 50% का जो आंकड़ा है वो मैच हो चुका है और इससे ऊपर सरकारें जा नहीं सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। केंद्र सरकार को ये करना था कि उनको इस लिमिट को आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में पार्टियों ने पुरजोर तरीके से अपनी तैयारी कर दी है। जहां पर बीजेपी आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, वहीं पर दूसरी और विपक्षी पार्टी ने भी बीजेपी को घेरने का प्लान बनाया है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी महान दल और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए परिवर्तन का नारा दिया है। और दोस्तों इसी के साथ में पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह घूमकर सरकार की पोल खोलेंगे। एक और जानकारी की माने तो जोधपुर के बालेसर से बीजेपी के नेताओं ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ ही नारे लगा दिए और चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ के विरोध में आवाज उठाने वाले पूर्व IPS पर विपक्षी पार्टियां खेल रही हैं दाव। दरअसल योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने वाले पूर्व IPS अधिकारी अनुराग ठाकुर को 2 बड़े दलों से समर्थन मिला है, जिसमें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और पीस पार्टी ने अमिताभ ठाकुर को समर्थन देने का ऐलान किया है। एक और अपडेट की माने तो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जूही सिंह को नियुक्त किया महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक और अपडेट की माने तो अपने चेलों को राष्ट्रगीत सिखाने की तैयारी समाजवादी पार्टी को करना चाहिए। फिल्म मेकर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सपा के लोग राष्ट्रगान नहीं गा पा रहे। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के नेता निशाना साध रहे थे, लेकिन दूसरी ओर सपा के लोगों ने भी एक वीडियो जारी करते हुए दिखाया किस तरह से वंदे मातरम को बंदे मारे हम जैसे नारे बीजेपी के लोग लगा रहे थे मंच पर। एक और अपडेट की माने तो रोटी पर व्यापार नहीं करने देंगे, टिकैत ने मोदी सरकार को दी है चेतावनी। वहीं पर दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की केरल में महामारी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना, कहा शानदार स्वास्थ्य प्रणाली है केरल की, जिसके कारण उन्होंने बड़ी सफलता हासिल कर ली है। एक और अपडेट की माने तो बिना इजाजत बाइक रैली निकालने पर आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप और अन्य के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। वहीं पर दोस्तों चिराग से छीन गया पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का दिल्ली स्थित बंगला, मोदी सरकार ने रेल मंत्री को किया था आवंटित। इसी के साथ में एक और अपडेट है जहां पर उत्तर प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से बीजेपी ने कहा है कि वो छोटी जातियों को भी अपने साथ जोड़ने वाली है। दरअसल दोस्तों यूपी चुनाव से पहले 3500 किलोमीटर की इस यात्रा से इन जातियों को जोड़ने की कोशिश भी होगी। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा से उत्तर प्रदेश के 6 दलित और पिछड़े केंद्रीय मंत्री जनता में जाएंगे और ऐसे में दोस्तों मंत्री परिषद के कई सारे और भी नेता शामिल रहेंगे। इसमें दलित मंत्रियों को खासकर आगे करके होर्डिंग्स पोस्टर लगाए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा दलित समुदाय के लोगों को बीजेपी में जोड़ा जाए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों वाले बेल्ट में ये सब कर पाएंगे, क्योंकि किसानों ने पहले ही चेतावनी देते हुए बीजेपी नेताओं को कहा था कि वो किसी भी तरह की कोशिश न करे किसानों के बीच जाने की, क्योंकि जब तक सरकार उनकी बातें नहीं मानेगी तब तक इस तरह का कोई भी दोहरापन नहीं चलेगा। इसी के साथ में एक और अपडेट सामने आ रही है जहां पर दोस्तों भारत सरकार ने कहा है कि अफगानिस्तान से सभी लोगों को भारत सरकार निकालेगी जो लोग फंस चुके हैं। एक और अपडेट की माने तो भारतीय जनता पार्टी की नीति का विरोध देश के कोने कोने में हो रहा है और ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां पर उत्तराखंड के जनपद में हरिद्वार के अंदर मंगलोर के किसान ने बीजेपी की विकास यात्रा को काले झंडे दिखाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस विरोध को लेकर किसान यूनियन की तरफ से जानकारी दी गई है। अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।